नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर रोज की तरह ठीक 8 बजे ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है और जिसमें हम डिस्कस करते हैं जीएस और जीके के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इंक्लूड होते हैं इसमें जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम में आगे आ सकते हैं। तो आप स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो जैसा कि दिल्ली पुलिस आने वाला है, और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग के कोई भी एग्जाम जिसमें कॉमन पेपर आता है ना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, और इसके अलावा नॉन टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए जहां पे जीएस का सेक्शन पूछा जाता है, खास बात ध्यान रखना है आपको, जहां पर जीएस का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस सेक्शन के लिए आप इस क्लास को फॉलो करें। घर पर आप अपनी थ्योरी को अच्छे से स्टडी करें, रिवीजन करें और यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं पता लगेगा आपको कि उससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं और क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम बिना कोई देरी किए। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? अब नाम तो सुना होगा आपने, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन से होते हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीनों को मर्ज करके ही हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। इन तीनों को मर्ज करके ही हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब सुत्त पिटक की अगर हम बात करें, सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो बुद्ध के प्रवचन इसमें हैं। सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? जो गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिए वो है इसमें। तो सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के प्रवचन, संदेश। ठीक। विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षा मांगने वाले भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के लिए नियम है, नियम है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बौद्ध फिलॉसफी यानी कि बौद्ध दर्शन है, बौद्ध फिलॉसफी है इसमें, बुद्धास फिलॉसफी। ठीक है, तो ये जो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें आप कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म की नॉलेज बुक है, बौद्ध धर्म की रिलीजियस बुक है ये, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। इसमें तीन आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचन, विनय पिटक में बुद्ध भिक्षुओं के लिए नियमावली और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बात की गई है। ठीक, तो यहां पे 11th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जो संदेश हैं उनका कलेक्शन, समूह ही त्रिपिटक कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के बारे में सही क्या है? गौतम बुद्धा के बारे में सही क्या है देखते हैं। ही बिलीव्स इन कर्मा, क्या गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे? तो बिल्कुल सही है। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, क्या ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में, तो ये भी सही है। तीसरा, अटेनिंग निर्वाण, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये भी सही है। तो 12वें का, और बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते थे? नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो समझें इसको। देखिए, हम बात करते हैं विधायिका की, हम बात कर रहे हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। हम बात कर रहे हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम होता है। ठीक है भाई, हमें ये भी पता है कानून केंद्र के स्तर पे भी बनते हैं, यानी कि भारत सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है। तो ये जो विधायिका है फर्दर डिवाइड हो जाती है दो कैटेगरी में। एक को बोलते हैं केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और दूसरे को बोलते हैं राज्य विधायिका, जो राज्य के अंदर होती है, राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर और ये सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब केंद्रीय विधायिका जो कि संसद है, संसद, इसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक वैसे ही राज्य विधायिका के भी सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद, ये होता है जी। ठीक है, अब यहां पे ये जो लोकसभा, आपसे प्रश्न पूछा कौन सा है? स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस। संसद में बात करें तो परमानेंट हाउस होता है ये राज्यसभा, क्योंकि कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी होता है ये, और ये होता है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, क्योंकि हर 5 साल में डिसॉल्व होता है। 5 साल से पहले भी जरूरत पड़ी तो भंग हो जाता है अगर बहुमत कम हो गया पार्टी का। तो वैसे ही राज्य विधायिका में जो विधानसभा है ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, और जो विधान परिषद है वो स्थायी होता है यानी कि परमानेंट, स्थायी। ठीक है, यही पूछा है। राज्य विधानमंडल में यानी कि राज्य विधायिका में स्थायी सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद। ठीक है, कौन सा होता है? विधान परिषद। अब समझने वाली बात यह भी है, क्योंकि देखो हर राज्य में विधानसभा तो मिलेगा क्योंकि उसी के चुनाव होते हैं, फिर उसी से सरकार बनती है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। भारत में कुल 6 राज्यों में, कुल 6 राज्यों में विधान परिषद होता है, विधान परिषद है, विधान परिषद है, कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब वो 6 राज्य कौन से हैं ये याद रखना है, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा बिहार, पांचवा महाराष्ट्र, छठवा उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। विधानसभा तो सब में होता है तो इनमें भी होगा, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्या है? इनमें एक्स्ट्रा विधान परिषद भी है। तो इन 6 राज्यों में दो दो हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन 6 के अलावा जो 22 राज्य बचे और यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें सिर्फ विधानसभा है। ठीक है भाई, आंसर मिल गया आपको। चलो आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखो जी, कार्यकाल तो विधानसभा का 5 साल का होता है, लेकिन लेकिन 5 साल से पहले
5 साल से पहले भी विधानसभा भंग की जा सकती है। विधानसभा भंग की जा सकती है अगर रूलिंग पार्टी की बहुमत कम हो जाए तो। कौन करेगा विधानसभा को भंग? राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि आपको पता है सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है हमेशा, तभी सरकार आगे काम करेगी। राज्य विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्य विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताओ भाई। तो देखो, विधानसभा, इससे रिलेटेड 168, विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये दो होते हैं राज्य की विधान मंडल में। तो विधान परिषद से सवाल पूछा है कि विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये आपका आर्टिकल 169 हो गया। 15वें का आंसर क्या हुआ? आर्टिकल 169 के तहत। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 168 से लेकर 212 ये इतने आर्टिकल आपके राज्य की विधायिका से संबंधित हैं। राज्य की विधायिका से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ध्यान रखना, अब शब्द समझ लो इसको। एक होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं हिंदी में द्विसदनीय विधायिका। क्या बोलेंगे? द्विसदनीय विधायिका, इसको बोलेंगे। तो नाम से ही जैसा कि आपको समझ आ रहा है, द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है जहां कानून बनाने के लिए दो सदन काम करें, तो उस विधायिका को द्विसदनीय विधायिका बोला जाता है। तो देखो, अभी ये याद करो आप, ये जो मैंने आपको बताया था, ये 6 राज्यों में विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ, यानी कि इन 6 राज्यों में 2-2 सदन काम कर रहे हैं। विधानसभा तो सब में होती है, इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इन 6 राज्यों में 2 सदन काम कर रहे हैं, 2 हाउस, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन 6 राज्यों में ही 2 काम करते हैं, इन 6 राज्यों के अलावा जो बचे उनमें एक ही है। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे यहां किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो 6 याद करो, वो बिहार आता है उन 6 में, उत्तर प्रदेश आता है उन 6 में, महाराष्ट्र आता है उन 6 में, राजस्थान इन 6 में नहीं आता। राजस्थान 22 में आता है जहां एक ही सदन है। तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा काम करती है, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा काम करती है। इस यहाँ पे विधान परिषद नहीं है इसके साथ, तो सिर्फ एक सदन काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक सदनीय विधायिका। क्या बोलेंगे इसको? एक सदनीय विधायिका। इंग्लिश में कहेंगे इसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो जहां 2 हाउस काम करें वो बाई कैमरल, और जहां एक हाउस काम करे यूनिकैमरल। आगे, विधानसभा में विधेयक को पारित कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? राज्य के अंदर जो विधानमंडल है उसमें जो 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें से विधानसभा में
किसी भी विधेयक को, विधेयक का मतलब होता है बिल, जो कानून बनने के लिए आया है, किसी भी बिल को पास कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो देखो जी, विधेयक पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत की जरूरत होगी। और साधारण बहुमत क्या है? अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 51 अगर हाँ कर देंगे तो पास हो जाएगा वो। समझ गए? आगे, भारत की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियां शामिल हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, एक है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी क्षेत्र, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, एक है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आपसे पूछा है इन 3 में से किस क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित चीजें शामिल होती हैं? तो बड़ा आसान है, पहला ही है प्राथमिक क्षेत्र। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें कृषि और कृषि से रिलेटेड चीजें ही आती हैं, इसमें कृषि और कृषि से रिलेटेड चीजें ही आती हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें प्रोडक्शन, उत्पादन, और इसमें सर्विस, ये आते हैं। तो सवाल हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो उन तीनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन आते हैं? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस ही है, तो सर्विस सेक्टर में ही आएगा। कम्युनिकेशन, संचार कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर में ही आएगी। तो किस सेक्टर में आ जाएगी? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब ये तो यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया है एक सब्जेक्ट। अब यहां देखो सर्विस सेक्टर में मैं आपको एक बार बता देता हूं कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको याद रहे सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है। तो कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तीसरा जो बीपीओ होते हैं, कॉल सेंटर, वो। फोर्थ एजुकेशन, शिक्षा का कोई भी माध्यम हो, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, सब इसी में आएंगे। पांचवा बैंक, इसी में आएंगे, बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वन होटल्स और रेस्टोरेंट, इसी में आएंगे। हॉस्पिटल्स इसी में आएंगे, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, और जैसे टेलीकॉम है, एटसेट्रा, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। भारत में आर्थिक विकास के दौरान किस क्षेत्र ने सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज की है? इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो किस क्षेत्र में देखी गई है? सबसे ज्यादा ग्रोथ किस क्षेत्र में देखी गई है? प्राइमरी में गलत, इसमें तो एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी में गलत, ये तृतीयक क्षेत्र में। टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, टर्सरी सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो यहां मैं बता देता हूं आपको, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा
लोग काम करते हैं, काम करते हैं, प्लस वृद्धि बहुत कम है, वृद्धि बहुत कम है इसमें। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र तो ये मिड में आता है। तृतीयक क्षेत्र, सबसे कम लोग काम करते हैं तृतीयक क्षेत्र में, सबसे कम लोग काम करते हैं, प्लस ग्रोथ सबसे फास्ट हुई है इसमें, जो इसकी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज तो इंप्रूव हो ही रही है। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे आप, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखिए, कुछ फैक्ट है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था? तो 20 रुपए पर ईयर, ये 1867 की बात है। 20 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लॉर्ड कर्जन ने लगाया था? तो 30 रुपए प्रति वर्ष, ये 1901 की बात है। भारत में डॉक्टर बी के आर बी राव ने प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान किया था? 62 रुपए, 1931-32। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर कुल राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो कुल राष्ट्रीय आय था 4,931 करोड़ और 204 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। और डाकू राज्य की उपमा किस कालखंड में प्रदान की गई? तो डाकू राज्य उपमा किस कालखंड में प्रदान की गई? 1765 से 1772 के बीच में। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं कुछ। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पे राज किया, वैसी ही अर्थव्यवस्था को बोलेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, इंडिया की को। ठीक, फिर है एक इसमें, उत्तरी भारत में भूमिका व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को माना जाता है। और बंगाल में सबसे भीषण और अकाल का वर्ष कौन सा था? 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक, गतिहीन विकास का क्या मतलब है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं है, तो उसे गतिहीन विकास ही कहेंगे। भाई गति नहीं हो रही है, विकास तो लग रहा है लेकिन गति हो नहीं रही है, इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दोस्त, ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास के बारे में जो रिस्पॉन्स है वो देना चाहें तो कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।